Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to do numerical problems based on two concepts. Previous lecture में हमने दो concept discuss किए थे. The first one was torque acting on a current carrying loop which is placed in magnetic field, and we came to know that the torque acting on it is mb sine of theta, where m is the magnetic dipole moment given by number of turns into current into area of one turn. The thing that to be taken care here is this theta. ये जो थीटा है इसके बारे में खास ख्याल रखना है. थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. नॉर्मल के साथ है, कॉइल है ना, उसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें. जैसे ये पेपर है, इसका नॉर्मल क्या हो गया, ये पेन जो इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो ये इस कॉपी का क्या हो गया, नॉर्मल. तो उसी तरह से जो कॉइल होगी उसका नॉर्मल लेना है, राइट. द सेकेंड टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें करंट और डिफ्लेक्शन के बीच में ये रिलेशन था, I इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा. के यहाँ पे टॉर्सन कांस्टेंट है या टॉर्क कांस्टेंट है. फिगर ऑफ मेरिट करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन विच इज के अपॉन एन बी ए. करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई दैट इज एन बी ए बाई के. वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अल्फा अपॉन वी दैट इज अल्फा अपॉन आई आर बाई ओम्स लॉ. वी किसके बराबर होता है, आई आर के. तो यहाँ पे एन बी ए बाई के आर आ गया. तो सबसे पहले हम दो तीन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे क्या यूज़ करके. टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. पहली प्रॉब्लम लेते हैं. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल. इसका अगर मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूं तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम. गिवन क्या बनेगा इसका, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं 100. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कॉइल कितनी दे रखी है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, राइट. ये एरिया कैलकुलेट करने के काम आएगी. करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है. बट एज यू सी टॉर्क के फॉर्मूला में थीटा क्या होता है, एंगल जो कि बनाना चाहिए नॉर्मल टू द कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ. यहाँ कॉइल खुद बना रही है, तो अगर कॉइल 60 डिग्री बना रही है तो उसका नॉर्मल कितना बना रहा होगा, नॉर्मल का मतलब होता है 90, उसमें से 60 क्या कर देंगे माइनस, वो कितना हो गया 30 हो गया. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो नॉर्मल टू द कॉइल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और कॉइल खुद कितने का बना रही है, 60 का. तो जहाँ पे कॉइल का एंगल दिया हो फील्ड के साथ, वहाँ पे आपको नॉर्मल का एंगल फाइंड करना है फील्ड के साथ. वो कैसे, 90 में से माइनस करके करना है. ठीक है, बात समझ में आई. बस इसी चीज़ का ध्यान रखना था. अदरवाइज ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है. ये हो गया 3 टेस्ला. सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन उसके लिए भी ये बात ख्याल रखी जाए कि सेंटीमीटर्स में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 100, और इधर ब्रेड्थ है इसकी 20, तो बाई 100, 2 जीरोस कैंसल, तो 8 इंटू 10⁻⁴ ये क्या बन जाएगा, -2 मीटर स्क्वायर, राइट. तो अभी टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं. वो क्या होता है, दैट इज़ एम बी साइन ऑफ थीटा. लेकिन अपने को m डायरेक्टली थोड़ी गिवन है, वो तो एन आई ए भरेंगे m की जगह, एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा. वैल्यूज़ भरते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100. करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर का. एरिया कितना है 8 इंटू 10⁻⁻². मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 टेस्ला. और साइन कितना लेना है 30, राइट. आई होप को आपको ये 30 वाली बात समझ में आ गई होगी. जब सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का आंसर आएगा 120 न्यूटन मीटर, राइट. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल
का हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है। 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, राइट। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इसकी कितनी दे रखी हैं, 2000। मैं सारा गिवन लिख लूँ पहले, राइट। अब एरिया सीधा लिख सकते हैं ना यहाँ पे, अभी तो एक्सपर्ट हो गए होगे। 8/100 इंटू 6/100, तो 48 इंटू 10⁻⁻⁴ बन गया ये, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी हैं अपने को, 2000 दे रखी हैं। करंट कितना कैरी कर रहा है, 200 मिली एम्पियर का। तो मिली की जगह पे क्या भरेंगे, 10⁻³ एम्पियर। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 2 इंटू ये हो जाएगा अपना 10⁻⁻1 एम्पियर, या 0.2 एम्पियर लिख दो, जैसा भी तुम ठीक समझो। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, वो 0.2 टेस्ला दे रखा है। और वो फील्ड किस तरफ है, वो फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, राइट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क दैट द कॉइल कैन एक्सपीरियंस। मैक्सिमम टॉर्क कितना मतलब उसको फील होगा वहाँ पे। अपने को पता है कि टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो NIBA होता है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है कि जो कॉइल है उसका नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो उसमें साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो पहले ही 1 हो गया, तो उसको तो भरने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी नंबर ऑफ टर्न्स भरूँ 2000 जो गिवन है, करंट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁻1, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, और एरिया हो गया 48 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको अगर मैं सॉल्व कर भी लेता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाता है यहाँ से, वो बन जाता है 0.384 न्यूटन मीटर, राइट। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट पॉइंटर का आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। किस तरीके में मतलब इसको रखा जाए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसको रखना, ताकि इसको टॉर्क क्या लगे, मैक्सिमम। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, राइट, ये इधर को गया, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट। जेड एक्सिस इस तरफ हो गया, राइट। तो अभी हम चाहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम लगे, तो उसके लिए हमें ये भी पता होगा कि जो कॉइल है, लेट्स से दिस इज़ द कॉइल, राइट। इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये जो कॉइल है इसको मैक्सिमम एंगल इसके नॉर्मल को मैक्सिमम एंगल बनाना होगा। तो अगर ये कॉइल है, इस कॉइल का नॉर्मल किधर को होगा, ऊपर को, राइट। जब ये इस पोजीशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। और जब ये 90 का एंगल बनाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉइल है ये इस तरह से पड़ी है कि ये एक्स एक्सिस को क्या करती है, कंटेन करती है। तो हम क्या लिखेंगे, कब लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क will be maximum when x-axis lies in the plane of coil। जब एक्स एक्सिस खुद प्लेन के ऊपर लाई करेगा, जैसे ये अपना मेरा ये कॉइल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसे पड़ा होगा इसके ऊपर। तो इस केस में जो नॉर्मल है कॉइल का, तो ये फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, राइट। एक चीज़ तो हमसे ये पूछी थी। दूसरी चीज़ और हमसे क्या पूछी थी, दूसरा हमसे पूछा था कि इस पे इस ओरिएंटेशन में मिनिमम टॉर्क लगेगा। और वो तो पता ही है कि मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, जब भी वो थीटा इधर क्या होगा, या तो 0 होगा या 180 होगा। तो 0 का कब बनेगा, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे। वो पैरेलल कब होंगे, जब अपनी जो कॉइल है वो किधर लाई करेगी, YZ प्लेन में, ठीक है। आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, सपोज़ ये अपना वही प्लेन है XY प्लेन, और इधर को अपना कौन सा प्लेन है, इधर को अपना Z प्लेन है। तो अगर अपनी जो करंट कैरिंग कॉइल है, राइट, वो
सेम इसी वे से पड़ी होगी, इसमें पैरेलल पड़ी होगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि इस कॉइल के साथ जो नॉर्मल होगा वो या तो इधर को होगा एन कैप, या फिर इससे उल्टा होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो अपना इधर को था ही, राइट। तो या तो ये इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। इन बोथ द केसेस इसका जो थीटा है वो या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा, तब इसका टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम कह सकते हैं टॉर्क will be minimum when coil is in YZ plane, राइट। ये भी बता दिया। अच्छा, और क्या पूछा अपने से, तीसरी बात और अपने से पूछा है कि अभी ये जैसे इस पे मिनिमम टॉर्क लगेगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, ज़ीरो टॉर्क लगेगा, मिनिमम क्या ज़ीरो टॉर्क लगेगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम जो है कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। अगर तो इसका एन कैप इधर को हुआ, एन कैप इधर को होने का मतलब है कि इसका एम वेक्टर भी इधर को हुआ, तब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जब एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, उस केस में इसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब एम वेक्टर जो होगा एंटी पैरेलल होगा, किसके, बी वेक्टर के। और एम वेक्टर एन बी वेक्टर के एंटी पैरेलल कब होगा, जब इस कॉइल में जो करंट है वो इस वे से जाएगा। जब ये करंट इस वे से जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, करंट जब इसमें इस वे में क्लॉकवाइज रूल में जाएगा तो इसका एम इधर को होगा, राइट। एम इधर को होगा, बी इधर को होगा, तो उस केस में इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी और ये वापस घूम के, ये वापस अगर ऐसे पड़ा है तो वापस घूम के इस तरह से आने की कोशिश करेगा। तो वो इसका कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। तो सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है, राइट। उसमें कितनी टर्न्स बताई हैं अपने को, 200 टर्न्स है, राइट। अगर 200 टर्न्स हैं तो सॉल्यूशन में पहले तो लिख लेते हैं गिवन 200, रेडियस बता रखा है उसका 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.5 टेस्ला। लेकिन आगे क्या दे रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के नॉर्मल है। मतलब अगर अपने पास ये इस तरह से कॉइल पड़ी है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, राइट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब आप खुद सोचो कि इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा मींस दिस एन कैप, ये जो नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के तो पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो कितना एंगल बना गया, ज़ीरो का। तो अपना टॉर्क जो होगा उसके लिए एन आई बी ए कुछ भी हो, लेकिन एंगल तो ज़ीरो हो गया ना, तो उसका मतलब टॉर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो। एज एन कैप एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो थीटा अपना कितना होगा, या तो ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल भी हुआ तो 180 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, राइट। उसके बाद क्या पूछा है, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। अब देखो, हमने जब डेरिवेशन की थी तो हमने देखा था कि फोर्सेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉइल आर इक्वल एंड अपोजिट, देखा था ना हमने। तो मतलब अगर ये मेरे पास कोई कॉइल है, राइट, इसके इधर 5 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है। मतलब अगर बाहर को 5 न्यूटन लग रहा है, बाहर को ऐसे 5 न्यूटन लग रहा है, तो अंदर को भी 5 न्यूटन लग रहा है। इधर देख लो,
अगर अंदर इसके अंदर को 5 न्यूटन लग रहा है तो इसके बाहर को भी 5 न्यूटन लग रहा है। अगर ऊपर को 2 न्यूटन लग रहा है तो नीचे को भी 2 न्यूटन लग रहा है, राइट। तो अगर एक तरफ आने की पॉजिटिव और दूसरी तरफ अपोजिट साइड की नेगेटिव लोगे तो सबका नेट रिजल्ट क्या बनेगा, 0। सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टोटल फोर्स का मतलब क्या है, नेट फोर्स। तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछी है, तीसरी चीज़ हमसे पूछी है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि उस लूप के अंदर घूम रहा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी अगर उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस उसकी इतनी हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हो। तो अपने को देखो पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, QVB के, राइट। अब इलेक्ट्रॉन है तो EVB के बराबर होगी, राइट। एक चीज़ और पता है अपने को, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये बात समझ रहे हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी सिंपल वेलोसिटी है, चाहे V लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इधर VD लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को VD तो गिवन नहीं है, राइट। मुझे या तो करंट पता है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, E और VD का प्रोडक्ट निकाल लूँगा। तो E और VD की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I/AN। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IB/AN। अब करंट मेरे को कितना गिवन है, करंट गिवन था 3 एम्पियर का, 3 देखो स्टेटमेंट में करंट कितना गिवन था, 3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.5 टेस्ला। एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻5 और नंबर डेंसिटी क्या है 10⁻29। तो नीचे आ जाएगा 10⁻5 इंटू 10⁻29। इस फैक्टर को जब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और उस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लो ज़रा। फोर्स की वैल्यू जो है वो लगभग बनती है आपकी ईच इलेक्ट्रॉन 1.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -5 है, ये रह जाएगा 24, ऊपर आएगा तो -24 न्यूटन्स, राइट। सिंपल था। चलिए आगे आ जाते हैं किसके न्यूमेरिकल्स पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स पे। ये आसान है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके ये पर्टिकुलर्स गिवन है हमें। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 24 है, एरिया ऑफ द कॉइल इतना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.20 टेस्ला है, रेजिस्टेंस उसका 14 ओम्स है। तो पहला सवाल क्या पूछ रहा है, इंडिकेट ए सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। और साथ में क्या बता रहा है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि B और A को चेंज कर दें तो वो आसान नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन में मैं जाऊं और पहला यहाँ पे लिखूं टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, आई नो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, हमने पीछे लिखा था टेबल में। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/K। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, NBA/K, यही चीज़ कह रहा है ये। अब ये हमें कह रहा है कि B और A जो हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है, आइदर N और K शुड बी चेंज्ड। IS चेंज करना है, B और A को कर नहीं सकते, तो N या K में से ही किसी को चेंज करोगे। अब आसान क्या है करना, इट इज़ मोर इजी टू चेंज N। कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ानी है, करंट सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। K को कम करना है तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम तो ऑलरेडी इसमें फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो K तो ऑलरेडी उसका हमने जितना हो सकता है उतना मिनिमम रखा हुआ है। अभी सिर्फ दिक्कत किस चीज़ की है
नंबर ऑफ टर्न्स की है, तो n शुड बी इंक्रीज्ड, n बढ़ा देना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स। भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? उसने कहा है कि सेंसिटिविटी 25% बढ़ानी है। अगर सेंसिटिविटी 25% बढ़ानी है तो n भी 25% बढ़ाना होगा, राइट? अभी अपने को नंबर ऑफ टर्न्स ओरिजिनली कितने गिवन थी? 24। तो जो नई नंबर ऑफ टर्न्स होगी n डैश 24 प्लस 25% ऑफ 24, 24 का चौथा हिस्सा कितना बनता है? 6। तो 24 में 6 ऐड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो कर दो? 30 कर दो, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, राइट? अब सेकंड सवाल क्या बोलता है ये यहाँ पे? ऐसा करने के चक्कर में रेजिस्टेंस 21 ओम हो गया। ऐसा करने के चक्कर में रेजिस्टेंस 21 ओम हो गया, मतलब आर डैश कितना हो गया? 21 ओम। जबकि आर कितना था अपने पास? ऊपर दे रखा है, कितना था? 14 ओम, राइट? तो अब क्या था, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी वो ओरिजिनल वाले से बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? ठीक है। अब ओल्ड मीटर की बात करें तो ओल्ड मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स n थी। अपने को पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है NBA/KR। देखो n बढ़ा दिया, b और एक k को छेड़ा नहीं था, तो n/r रेशो देख लो दोनों की। तो ओल्ड मीटर के लिए n/r की जो वैल्यू थी 24, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थी, राइट? 14 उसका रेजिस्टेंस था, तो ये फैक्टर बनता है 1.7। अगर न्यू मीटर की बात करें, ठीक है, तो न्यू मीटर में ये जो रेशो है n/r, मतलब उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n डैश। रेजिस्टेंस कितना है उसका? बदल गए ना, r डैश। तो नंबर ऑफ टर्न्स होगी 30 और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 21। इसको कन्वर्ट करूं तो ये आता है 1.4। तो n/r रेशो पे डिपेंड करता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है ये n/r रेशो पे ही डिपेंड करती है ना। तो n/r रेशो हम देखते हैं कि पुराने की 1.7 थी, इसकी 1.4 है। इसका मतलब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो हम लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड। तो यही तो आपको सीबीएसई का क्वेश्चन आता होता है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज भी कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो नया रेजिस्टेंस है वो डबल हो गया, राइट? क्या बढ़ाने के चक्कर में? करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाने के चक्कर में। बाय व्हाट फैक्टर इज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। ठीक है, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और बोर्ड में काफ़ी बार आया है। देखो अपने को पता है कि ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? अल्फा अपॉन आई होती है, राइट? और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? IS अपॉन आर, राइट? अभी उसने बता दिया कि नई जो करंट सेंसिटिविटी है, यानी कि जिसको मैं ऐसा करता हूँ IS डैश बोल देता हूँ, उसको पहले से 50% और बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर पहले IS थी तो IS प्लस 50% ऑफ IS हो गया, तो ये बन गया आपका 50% का मतलब होता है 1/2 IS, यानी कि आपकी करंट सेंसिटिविटी अब कितनी हो चुकी है? LCM लो, इसको सॉल्व करो, 3/2। और अब आप अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी देखना चाहते हो तो वो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी नए वाली, ठीक है, वो नए वाली करंट सेंसिटिविटी और नए वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अभी अपने को ये भी बताया है कि जो नए वाला रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस से क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। तो यहाँ पे बस वैल्यूज़ भर दो। तो IS डैश कितना है? 3/2 IS, राइट?
और आर डैश कितना है, ट्वाइस ऑफ आर। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 3/4 IS/R आएगा। IS/R क्या था, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब जो है कि जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसको अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, इज इक्वल टू 3/4 हो गया ये आपका 0.75 और ये हो गया VS पुरानी वाली। इसका मतलब नई वोल्टेज सेंसिटिविटी पुरानी वोल्टेज की सेंसिटिविटी से कम हो गई है। और कितनी हो गई है, 0.75 हो गई। अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो बनती है कितनी, 75% ऑफ VS। तो कितना, सॉरी VS आएगा यहाँ पे, तो कितना डिक्रीज हुआ, पहली बात तो कम हुई है, और कितना डिक्रीज हुआ है, 25% का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, राइट। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कॉइल है किसी गैल्वेनोमीटर की, उसकी डायमेंशन दे रखी हैं, उसमें 200 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, साथ साथ लिख लें, बार बार स्टेटमेंट पढ़नी नहीं पड़ेगी। एरिया कितना दे रखा है, 0.02 मीटर इंटू 0.08 मीटर, अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी हैं, 200, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.2 टेस्ला। रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, मतलब ये अपना K दे रखा है, 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम करंट निकालो अगर गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन एडजस्ट कर सकता हो मैक्सिमम अपने अंदर, 30 डिग्री की। तो अपने को पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन के साथ, देखो करंट का फॉर्मूला डिफ्लेक्शन के साथ क्या है, K/NBA इंटू अल्फा। तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो क्या चाहेगा, K/NBA फैक्टर तो सबके लिए सेम रहेगा, जो अल्फ़ा हो वो भी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम अल्फ़ा उसने दे ही रखा है हमें 30 डिग्री, बाकी फैक्टर दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, वैल्यूज़ भर देंगे। K की वैल्यू 10⁻⁻6, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है कि 30 डिग्री की डिफ्लेक्शन पॉसिबल है उस पर। नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है। अगर यहाँ से एरिया कैलकुलेट करें तो 8 2 जार 16, ये आपका बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करने में जाऊँ, दिस कम्स आउट टू बी 4.69 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम करंट जो है गैल्वेनोमीटर इतना रीड कर सकता है। अच्छा, फिर मिनिमम करंट के बारे में क्या कहा गया है कि मिनिमम करंट पता करो अगर उसमें कम से कम डिफ्लेक्शन 0.1 डिग्री की हो सकती हो। तो अभी यहाँ पे आई मिनिमम का फॉर्मूला लगा दूंगा, K/NBA फैक्टर तो सेम रहेगा, बस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम वाली पुट हो जाएगी। अब 10⁻⁻6 इंटू 0. कितने डिग्री, 1 डिग्री, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.2। इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻4 या 1.6 इंटू 10⁻⁻3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगी दैट विल बी 1.56 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये गैल्वेनोमीटर कम से कम इतना करंट रीड कर सकता है। अगर इससे कम हुआ तो हो सकता है कि ये डिफ्लेक्शन ना दे, राइट। So this is all about this numerical session. Hope you have understood the things. Thank you.